हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट इवन कोचिंग सेंटर। आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया पूरा पढ़ लिया है कि एंशंट इंडिया में जितना भी अपन ने उत्तर गुप्त काल जितना करना था हमें, पोस्ट गुप्ता एज वो हमने कर लिया था, जो भी अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, और मोर देन इनफ हमने पढ़ा है। अब हम ये देखेंगे कि जब उत्तर भारत में मौर्य काल था, जब उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता थी, लेटर वैदिक काल था, उस समय दक्षिण भारत में क्या हो रहा था। क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत सारे अवशेष भारत को मिलते भी नहीं है, तो उस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा था वो अपने को समझना है। इसलिए आज की क्लास में हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो, जो एसएससी है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। कुछ मेन मेन टॉपिक ही हैं जो साउथ इंडिया से पूछे जाते हैं, जैसे चोला, चेरा, पांड्या, बहुत लिमिटेड सा हमें इसका पढ़ना है। अगर कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको ये डिटेल में जानना होता है। वहाँ तो इवन मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्री के साथ साथ मेंस में भी। इसमें आगे जाके विजयनगर और बहमनी एम्पायर हमको पढ़ना होगा। विजयनगर और बहमनी एम्पायर वो मध्यकालीन इतिहास का हिस्सा हो जाएगा, वो मेडिवल एज का हिस्सा हो जाएगा, तो वो हम मेडिवल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर हम साउथ इंडिया हिस्ट्री के लिए जो एसएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, हम वो चीजें इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्प और बहुत छोटी सी वीडियो ये बनेगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर आप देखिए किस तरीके से हमने दक्षिण भारत के इतिहास को बांटा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज संगम काल, संगम एज। इसको क्यों संगम कहते हैं और संगम का मतलब क्या होता है। 300 बीसी से लेके 100 एडी तक ये समय चला। इस समय उत्तर भारत में मौर्य काल चल रहा था। क्या इससे पहले दक्षिण भारत में कुछ नहीं था? नहीं, इससे पहले दक्षिण भारत में कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ कब्र मिली है। दक्षिण भारत की जितनी भी जानकारी हमको मिलती है वो ज्यादा से ज्यादा कब्रों से मिलती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको बहुत सारे और ऐसे लिटरेचर देखने को नहीं मिलते हैं, बट वहां कब्र मिलती है, कब्र से हमें काफी जानकारी मिली। तो हमने देखा जब भारत के अंदर मेगालिथिक एज था, मेगालिथिक एज यानी कि स्टोन एज चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत में हमें कुछ ऐसी कब्र मिली जहां पे बड़े बड़े पत्थर जो है कब्रों पे ढके हुए थे। मेगा का मतलब होता है बड़ा, महा, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी महापाषाण युग दक्षिण भारत में भी चल रहा था। तो ऐसी ऐसी कब्रें मिली अपने को 300 बीसी से पहले, ऐसी ऐसी कब्रें मिली जहां पे बड़े बड़े पत्थर जो है वो ढके हुए थे। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर ढके हुए थे तो नाम क्या दे दिया, मेगालिथिक एज यानी कि महापाषाण काल। फिर उसके बाद संगम काल शुरू हो जाता है। संगम काल को संगम काल क्यों कहते हैं? संगम का मतलब क्या होता है, मिलना। जैसे आप इलाहाबाद यानी प्रयागराज जाओगे तो तीन नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, संगम। उस प्लेस का ही नाम क्या दे दिया, संगम। ऐसे ही ये संगम काल 300 बीसी से 100 एडी तक चला। संगम का मतलब क्या होता है, मीटिंग, मीटिंग, किसी चीज का मिलना। तो यहाँ पे किसको संगम, किसको मिलवाने की बात हो रही है, जो कवि लोग होते थे उनको मिलवाने की बातें संगम काल कहलाती है, उनको उनका मिलना संगम कहलाता है। तो तीन लेवल पे अलग अलग तरीके से जो कवि हैं वो मिलते हैं, अपनी अपनी कविताएं, अपने अपने साहित्य जो है लेखक लोग दिखाते हैं, शो करते हैं। फिर उनमें से जो बेस्ट होता है उसकी छपाई करवा दी जाती है, उसको प्रिंट करवा के फिर ऑल ओवर दक्षिण भारत में उसको फेमस किया जाता है। तो इसको संगम कहते हैं। इस तरीके से तीन मीटिंग होती है, संगम 1, संगम 2, संगम 3। ठीक है, तो तीन मीटिंग होती है, संगम 1, संगम 2 एंड संगम 3। ठीक है, तो जो संगम 1, 2 एंड 3 था, उन सब के अंदर जितनी भी बुक्स डिसाइड हुई कि कौन सी बढ़िया है कौन सी घटिया है, उन सबको एक जगह लिख लिया गया। उसी को ही क्या कहते हैं, संगम साहित्य। क्या कहते हैं उसको, संगम साहित्य। और इस संगम साहित्य की वजह से ही इस एज का नाम क्या पड़ता है, संगम काल यानी संगम एज। तो संगम काल, संगम एज क्या होती है ये आपने जाना। ठीक है, संगम साहित्य, संगम एज क्या होती है ये आपने जाना। संगम काल क्यों कहते हैं इसको ये भी हमने जाना। फिर उसके बाद 100 एसी से 300 एडी का जो समय है वो ट्रांजिशन पीरियड दिखता है। वो ट्रांजिशन, वो बीच का पीरियड होता है जिसकी ज्यादा जानकारी अपने को नहीं मिली। फिर उसके बाद 300 एडी से लेके विजयनगर और बहमनी एम्पायर आता है, वो संगम के बाद आता है, और वो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, मेडिवल एज में पढ़ेंगे। 300 एडी से लेके विजयनगर और बहमनी का एम्पायर वो संगम के बाद आएगा। तो एक एक करके सारी बातें जानते हैं। पहले तो अपने को मेगालिथिक पीरियड के बारे में, जिस समय उत्तर भारत में, ये लगभग 1000 बीसी की बात है, जिस समय उत्तर भारत में लेटर वैदिक एज चल रहा था, उस समय दक्षिण भारत के अंदर मेगालिथिक एज चल रही थी। उस समय दक्षिण भारत के अंदर जो है वो महापाषाण काल जो है वो चल रहा था। एक मिनट स्टूडेंट्स।
उस समय दक्षिण भारत में मेगालिथिक एज चल रही थी। तो मेगालिथिक के अंदर क्या था एक बार देख लीजिए आप लोग। देखो इस तरीके से कब्रों के ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर ढके गए हुए हैं, कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर ढके होते हैं। और जो डेड बॉडी होते हैं ना, जिसको अपन अस्थियां कहते हैं, अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडी के अवशेष थे वो रेड कलर के कलश में भरते थे, रेड कलर के कलश में भरते थे, रेड कलर के मटके में भरते थे। ठीक है, तो ये यहाँ की खासियत थी। तो आप देखेंगे कि मेगालिथिक एज के अंदर क्या हो रहा है। देखो 1000 बीसी के आसपास लेटर वैदिक ईरा में नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया में लेटर वैदिक ईरा चल रहा है और दक्षिण भारत में ये महापाषाण काल चल रहा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आगाज हो रहा था उत्तर भारत में, दूर क्षेत्रों में व्यापार चल रहा था। तो नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया के अंदर भी व्यापार कर रहे थे, साउथ एशिया के अंदर पूरा साउथ मतलब दक्षिण से व्यापार जो है वो चल रहा था। जैन बौद्ध ब्राह्मण धर्म जो है वो दक्षिण की तरफ भी पहुंचता है। ठीक है, इस फेज की जानकारी इस फेज के कब्रों से लगती है, इस फेज की जानकारी इस फेज के कब्रों से लगती है और जिसे बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको महापाषाण कहते हैं। ये मैंने आपको इमेज दिखाई। इन कब्रों के बोन्स के साथ साथ इसमें और क्या होता है, मृद भांड होते हैं। मृद भांड से क्या पता लगता है कि बर्तनों से क्या पता लगता है कि ये कुछ स्टोरेज करते थे, इनके पास एक्सेस एग्रीकल्चर वगैरह कुछ तो होता होगा, खाने पीने की चीज जिसकी ये स्टोरेज करते थे मृद भांड में। फिर उसके बाद लोहे के उपकरण भी बहुत सारे इनकी कब्रों में मिले, जैसे तीर, भाला, फावड़ा, ये सब चीजें भी कब्रों के अंदर मिलती है। तीर था, भाला था, फावड़ा था, मतलब ये लोग शिकार विकार भी कुछ करते थे, कुछ जानवरों को मारने के लिए यूज करते थे, जिससे इस फेज के लोगों की जीविका का अनुमान लगता है। ठीक है, हंटिंग का और एग्रीकल्चर का काम इनका था। महापाषाण काल के लोग पठारों पर रहते थे। कहाँ रहते थे? पठारों पे। ठीक है, पठारों पे, जैसे जो दक्कन का पठार है ऊपर रहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ज्यादा कंसंट्रेशन इनका ईस्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही होता था, और राइस और रागी उगाते थे, चावल और रागी को उपजाते थे और कम मात्रा में एग्रीकल्चर करते थे, बहुत ही कम मात्रा में खेती करते थे। राइस और रागी ज्यादा उगाते थे, गेहूं वेहूं इतना नहीं था यहाँ। तमिलनाडु में मतलब ये क्या बताया इन्होंने, जो डेड बॉडी है ये लाल कलश में रखकर दफनाते थे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। समय के साथ साथ अब इन्होंने क्या किया, समय के साथ साथ ऊंचे पठारी क्षेत्रों से ये लोग नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे, जहां पे नदी घाटियां आपस में मिल रही हैं, जहां पे बहुत सारी नदी घाटियां थी। नदियों के पास कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार रिवर, इनके पास अभी आने लगे। अब नदियों के पास आने लगे तो ऑब्वियस एग्रीकल्चर होने लगा। इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर जो ट्रेडर हैं, योद्धा हैं, धर्म प्रचारक हैं, उनका आना जाना लगा रहने लगा। उत्तर के लोगों से महापाषाणिक लोगों का जैसे ही संपर्क बना, जैसे ही ये महापाषाणिक यानी कि इन साउथ वाले लोगों से मिले, आपस में ट्रेडिशन एक्सचेंज होता है, आपस का जो कल्चर है, संस्कृति है, वो एक्सचेंज होती है, और ये लोग सरप्लस एग्रीकल्चर करने लगे, क्योंकि अब ये नदियों के पास आ गए थे, रिवर्स के पास आ गए थे, रिवर्स के पास आ गए, उपजाऊ भूमि मिल गई, डेल्टा के रीजन मिल गए, तो एग्रीकल्चर जो है वो होने लगा था। ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ने लगा था, नगर और राज्यों का उदय होने लगा था। ठीक है, चोल, चेरा और पांड्या, ये साम्राज्य जो है वो उभरने लगे थे। चोल का, चेरा का और पांड्या का साम्राज्य जो है वो उभरने लगा था। 300 बीसी के आसपास का ये समय है। जैसे जैसे खेती होगी, जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही चीज है उस जमीन पे लड़ाइयां बढ़ेंगी कि ये जगह मुझे चाहिए। जब कोई जमीन बंजर है उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे चोला, चेरा और पांड्या, ये 3 साम्राज्य जो है वो उभर के आते हैं। चोला, चेरा और पांड्या, ये 3 साम्राज्य जो है यहाँ उभर के आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 300 बीसी से 100 एडी के बीच साउथ इंडिया में 3 बड़े साम्राज्य चोल, चेरा, पांड्या उभरते हैं, और तीनों ही साम्राज्यों की जानकारी हमको संगम काल में लिखे हुए संगम साहित्यों में मिलती है। इसी वजह से हम इसको संगम एज कहते हैं। जबकि चोल, चेरा, पांड्या साम्राज्य जो है अशोक के अभिलेखों में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेगालिथिक एज के बाद ये संगम एज आ जाता है। संगम का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और फिर उसके बाद ट्रांजिशन फेज, और फिर विजयनगर और बहमनी एम्पायर, इस तरीके से हमको पढ़ना होगा। विजयनगर और बहमनी जो है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम जाके कहीं मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये चोल थे, चेरा थे और पांड्या थे, चोल कहाँ है आप देख पा रहे हो, ये रीजन चोल का है, ये रीजन चेरा का है, और नीचे जो पिंक वाला एरिया आपको दिख रहा है दैट इज पांड्या, वो पांड्या का है। ठीक है, वो पांड्या का है।
और दूसरे मैप में आपको दिखाई दे रहा है चोल का, चेरा का और पांड्या का, दूसरा मैप में आपको दिखाई दे रहा है इनके सिंबल्स। चोल अपने साम्राज्य का सिंबल टाइगर को, बाघ को मानते थे। किसको? बाघ को, यानी टाइगर को मानते थे। ठीक है, टाइगर को मानते थे। और पांड्या का जो सिंबल होता था वो मछली होता था, मछली, फिश। और चेरा धनुष को यानी बो को अपना सिंबल मानते थे। जैसे होता है ना, सूर्यवंशी है हम, उनके माथे पे ऐसे तिलक होगा, ध्वजा पताका पे सूर्यवंश मतलब सन जो है, सूर्य देव जो है वो चमक रहे थे। इसी तरीके से इधर चोला वालों का जो ध्वजा होगा, जो इनका साम्राज्य का चिन्ह होगा, वो शेर है, पांड्या वालों का मछली है और चेरा वालों का धनुष है। कहां कहां इनकी लोकेशन है ये भी आपने देख लिया। ऊपर से पल्लवा इनके ऊपर अटैक करेंगे। पल्लव वंश के लोग जब चोल पे अटैक करते हैं तो चोल तो वेनिश हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। चोल साम्राज्य पल्लवों के आक्रमण के बाद खत्म हो जाता है। ये बातें बाद में अपने को जाननी है, पहले हम चोल के बारे में जान लेते हैं। जो चोल हैं ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में रह रहे हैं, पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच। ठीक है, मेन डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये कंसंट्रेटेड थे तंजावुर और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी कि प्रशासनिक राजधानी इनकी कौन सी थी? उरैयूर। ठीक है, और इनकी जो पोर्ट बंदरगाह वाली राजधानी थी वो कौन सी थी? पुहार, कावेरी पट्टनम भी इसको कहते थे, पुहार यानी कावेरी पट्टनम इसको कहते थे। सिंबल क्या था इनका? टाइगर यानी बाघ। फाउंडर कौन है इस चोल वंश के? संस्थापक कौन है? उनका नाम है उर्वहर पहरई। ठीक है, उर्वहर पहरई। प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम की बुक है उसके अंदर सबसे पहले उल्लेख मिलता है चोल साम्राज्य का। इस राज्य का चोल का उपनाम, मिनी नाम इसका क्या था? जैसे होता है ना हमें घर में टिंकू पिंकू मिंकू कुछ भी कहते हैं, इसी तरीके से इसका उपनाम क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चोल का मतलब नया देश। क्या होता है चोल का मतलब? नया देश। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रमुख राजा कौन थे? एक तो इनका फाउंडर ही हो गया उर्वहर हपरई। ठीक है, बोला भी नहीं जाता, अजीब अजीब से नाम है, याद तो दूर की बात है। कैपिटल उरैयूर। ठीक है, फिर इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था एलोरा, नहीं है ये एलारा है, एलारा। इसने श्रीलंका को जीता और 50 साल तक लगभग श्रीलंका के अंदर राज भी किया है। फिर उसके बाद एक और राजा है जिसका नाम था करईकाल, जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था। करईकल का मतलब क्या होता है? पांव जला हुआ व्यक्ति। ठीक है, इसने पुहार की स्थापना की और अपनी कैपिटल उरैयूर से बदल के पुहार कर ली। तो अगर कोई पूछे कि चोल वंश में किसने उरैयूर से अपनी राजधानी बदल के पुहार कर ली थी, तो वो कौन था? वो करईकाल था। कौन था? करईकाल था। ठीक है, इसने भी श्रीलंका को जीता था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेरू किल्ली, ये भी यहाँ का एक शक्तिशाली शासक था। इसने राजसूय यज्ञ करवाया था। चोल वंश पढ़ रहे हैं हम, पेरू किल्ली, इसने राजसूय यज्ञ करवाया था। फिर उसके बाद आते हैं शेन गण गान। इसने अपने संपूर्ण राज्य में शिव मंदिरों की स्थापना कर दी थी। मतलब एक शैवाइट था, शिव धर्म का फॉलोअर था, इसने शैव मंदिरों की स्थापना कर दी थी। चोलों की प्रमुख ताकत सूती वस्त्र व्यापार व इनकी नेवी थी। नेवी बहुत स्ट्रांग थी और कॉटन का बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। ग्रामीण प्रशासन इनका बहुत बेहतर था। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी पुहार, कमर्शियल सिटी, कल्चरल सिटी पुहार और कावेरी पट्टनम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी सिटीज होती थी। ठीक है, तो ये हमने चोल के बारे में जाना। अब हम पांड्या के बारे में जानते हैं। पांड्या की लोकेशन देख रहे हो आप, तमिलनाडु वाला रीजन है। मदुरई इनकी राजधानी आएगी और इनका सिंबल देख लीजिए, मछली इनका सिंबल है। ठीक है, मछली इनका सिंबल है। तो पढ़ते हैं पांड्य शासन के बारे में। तमिलनाडु का रीजन है। मेन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तिरुनवेल्ली और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मदुरई है। पोर्ट कैपिटल कोरकई है। उनकी पुहार थी, इनकी कोरकई है। सिंबल क्या है? कोर्प यानी फिश, मछली। फाउंडर कौन है यहाँ का? नेदियोन। संस्थापक कौन है? पांड्या का नेदियोन। प्रथम उल्लेख इनका कहाँ मिलता है? इंडिका में। मैगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसके अंदर इनका उल्लेख मिलता है। इसका उपनाम क्या है? दक्षिणी राज्य। पांड्या का निकनेम क्या है? दक्षिणी राज्य। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। उसका क्या था? नया देश। इसका प्राचीन देश। ये मोतियों के लिए, ये पर्ल्स के लिए प्रसिद्ध था। जो पांड्या थे वो पर्ल्स के मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख शासन यहाँ नेदियोन, वो तो फाउंडर ही है। और इसने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया, मतलब पहरुली नदी की एग्जिस्टेंस के बारे में इसने बताया। और समुद्र पूजा भी प्रारंभ नेदियोन ने ही करवाई थी। याद कर लो, नदियां नेदियोन, समुद्र पूजा। ठीक है, उसके बाद पलशाल इमुड्डी। पलशालई का मतलब होता है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। पलशाल इमुड्डमी ने महेश्वर की उपाधि जो है वो धारण की और बहुत सारी यज्ञशालाएं इसने बनवाई। उसके बाद अगले शासक आते हैं जिनका नाम है नेंडू जेलियन।
ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसने तलैया लंगानम का युद्ध किया 290 एडी में। तलैया लंगानम का युद्ध, इस युद्ध में नेंडुजलियन ने चोल और चेर शासकों को हरा दिया था। चोल और चेर शासकों को हरा दिया था। ये कौन था? ये पांड्या शासक था। ये पांड्या था और इसने चोल और चेर शासक को हरा दिया था, ठीक है। और तलैया लंगानम की उपाधि धारण कर ली थी, क्योंकि यही युद्ध जीता था। ये प्लेस है जहां पे लड़ाई हो रही थी और इसकी उपाधि इन्होंने हासिल कर ली थी। चेर शासक हाथी की आंख वाला को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था। कौन सा था वो चेर शासक? शेय नाम का चेर शासक था, चेर साम्राज्य का शासक। उसको बंदी बना के कारावास में डलवाया और मार भी दिया था बाद में, ठीक है। ये कवियों के और विद्वानों का संरक्षक था, प्रोटेक्ट करता था कवियों को और विद्वानों को। उसके बाद आते हैं नक्कीरर, इस समय के प्रमुख कवि थे। नक्कीरर इस समय के प्रमुख कवि थे। कोरकई ये नेंडुजेलियन के छोटे भाई थे, ठीक है। नल्लिव कोडन ये अंतिम पांड्य शासक थे, अंतिम पांड्य शासक थे। पांड्या को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करने में अच्छा लाभ होता था और पांड्य ने रोमन शासक ऑगस्टस के दरबार में अपने एम्बेसडर भेजे थे। तो ऑगस्टस से मतलब रोमन साम्राज्य से इनका लिंक था। उसके बाद आता है चेर साम्राज्य, चोल चेरा पांड्या। हमने चोल पढ़ लिया, पांड्या पढ़ लिया, अब चेरा पढ़ते हैं। चेरा की लोकेशन देख लेंगे। चेरा, दिस वन चेरा, ठीक है। चेरा इनकी लोकेशन है, इधर चोला, चेरा। रीजन क्या है? केरला। रीजन क्या है? केरला। प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कोचीन और मालाबार एरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इनकी वंजी कुरुयूर जिसको कहते हैं। पोर्ट कैपिटल थी मुजारिस, पोर्ट कैपिटल मुजारिस। सिंबल था इनका धनुष यानी कि बो। फाउंडर थे यहाँ के उदीन जेरल, सबसे इंपॉर्टेंट उदीन जेरल इनके फाउंडर थे। प्रमुख उल्लेख इनका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उपनाम सबसे प्राचीन राज्य। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इस साम्राज्य का? परवर्तीय देश। प्रमुख राजा उदीन जेरल फाउंडर हैं यहाँ के। उपाधि इनको क्या मिली? महाभोजन उदयन जेरल। ऐसी कहावत है, इसने महाभारत के युद्ध में सबको भोजन करवाया था। महाभोजन यानी सबको भोजन करवाया था महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी साउथ इंडिया के प्रमुख साम्राज्य को लेके, चौल चेरा और पांड्या। अब हम मेडिएवल एज को यानी कि मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये एंशिएंट इंडिया यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मध्यकालीन भारत पे चलेंगे जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।